सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये शेर हर उस व्यक्ति ने सुना है जिसने राहुल जी का नाम सुना है। राहुल जी यानी राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का नाम हिंदी साहित्य को जानने वालों के लिए नया नहीं है, ना ही ये शेर नया है। यात्रा साहित्य के जनक कहे जाने वाले राहुल सांकृत्यायन की कल 125वीं सालगिरह थी। इस सालगिरह के उपलक्ष्य में दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में एक प्रदर्शनी लगी है जो पिछले 1 महीने से चल रही है। कल इसका आखिरी दिन होना था पर इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 14 अप्रैल तक। अब इस प्रदर्शनी में हम आपको ले चलेंगे और साथ ही राहुल जी के काम पर बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। और ये बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी का शोध कार्य राहुल सांकृत्यायन के काम पर था। जन आंदोलनों में उनके एक नेता के तौर पर जो भूमिका रही, भारतीय राजनीति में जो योगदान रहा, उस पर। उर्मिलेश जी, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले, मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि आपने राहुल जी के काम को क्यों चुना अपने शोध कार्य के लिए? जब मैं एमफिल पीएचडी के लिए जेएनयू आया तो उस समय मेरे दिमाग में 3 विचार थे। एक तो ये कि मैं प्रेमचंद पर काम करूं, उनके रियलिज़म, खासकर उनके नावल और कहानियों में। और दूसरा मेरे दिमाग में था राहुल सांकृत्यायन पर काम करना, क्योंकि राहुल जी पर काम नहीं हुआ था। प्रेमचंद पर पहले भी बहुत काम हो चुका था। और तीसरा मेरे दिमाग में था मैला आंचल के कॉन्टेक्स्ट में फणीश्वरनाथ रेणु पर काम करना। ये मेरे 3 बहुत प्रिय लेखक थे और जिनको मैं खूब पढ़ता था। तो मैला आंचल पर भी मेरे एक दोस्त काम कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राहुल सांकृत्यायन पर काम करूं, जिन पर उस वक्त कोई काम नहीं हुआ था मेरी जानकारी में। तो मुझे टीचर्स ने भी इंस्पायर किया और फिर मैं राहुल सांकृत्यायन के साहित्य और उनके जीवन पर मैंने काम करना शुरू किया। तो जब मैंने बचपन में राहुल सांकृत्यायन को कुछ पढ़ा था। उसकी वजह ये थी कि मेरे बड़े भाई, मैं गांव से जब प्रारंभिक शिक्षा वगैरह करने के बाद एक कस्बे में गया, एक जिला मुख्यालय था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मैं गाज़ीपुर का था, और बलिया में गया। तो बलिया मेरे बड़े भाई एक कॉलेज में लेक्चरर थे। और जब मैं उनके घर गया तो देखा कि उनके कमरे में जो बैठका था, जिसको आजकल अंग्रेजी में ड्राइंग रूम बोलते हैं, तो बैठके में बहुत सारी किताबें रखती थी एक सेल्फ में, और उसमें राहुल जी की बहुत सारी किताबें थीं। तो बोल से गंगा थी, मानव समाज, और तुम्हारी क्षय हो, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं वगैरह, इस तरह की बहुत सारी किताबें थीं। तो मैं बहुत सारी किताबें तो मुझे पढ़ने में जो पढ़ता था तो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती थी क्योंकि मैं बच्चा था, लेकिन मुझे उनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती थीं बचपन से। तो मुझे लगा कि इस लेखक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अलग कहानियाँ कह रहे हैं अपने समाज की। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे बोलगा से गंगा से लेकर दर्शन दिग्दर्शन, भागो नहीं दुनिया को बदलो वगैरह, ये जो किताबें हैं काफ़ी उसमें दिलचस्पी हो गई। तो जब मैं बड़ा हुआ और एमफिल करने की बात आई तो इसीलिए वो बैकग्राउंड शायद बचपन की काम कर रही थी कि मैं राहुल जी पर काम करूं। और राहुल जी पर काम करते हुए मुझे इसलिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि राहुल जी के साहित्य को लेकर, जैसे आमतौर पे हिंदी में जो लोग काम करते हैं किसी विषय पर, तो किताबों को देखा, लेखकों से मिले, लाइब्रेरी में बैठे और रिसर्च पूरी हो गई। लेकिन मुझे राहुल जी पर काम करते हुए, जबकि मैं पीएचडी नहीं एमफिल कर रहा था जेएनयू में, मुझे विजिट करने पड़े बहुत सारे इलाकों में, फील्ड वर्क। जैसे मैं बिहार गया जहाँ जहाँ राहुल ने काम किया था। मैं आजमगढ़ गया, आजमगढ़ शहर, उनके गांव और तमाम ऐसी जगहों पर गया जहां राहुल ने काम किया था। अच्छा, बहुत कम लोग बाहर के जानते हैं कि राहुल सिर्फ लेखक नहीं थे, वो एक आंदोलनकारी थे। वो एक आंदोलनकारी भी, एक बेहद सक्रिय वामपंथी आंदोलनकारी थे। किसान आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने पुलिस की लाठियां सही थीं और इस तरह सही थीं कि उनका अफसर एक बार फट गया था जो अमौरी के किसान आंदोलन में। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व राहुल का लगा। तो इसीलिए मैंने संभवतः राहुल जी पर काम करने को चुना। मेरा जो दूसरा सवाल है वो है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप उस राजनीतिक भागीदारी को देखते हैं, कम्युनिज्म का जो रोल या जिस तरीके का रोल राहुल जी ने चुना था, जो रास्ता, उसको देखते हैं, तब आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, उस वक्त जब राहुल सांकृत्यायन एक लेखक और एक बुद्धिजीवी और एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे, उस वक्त भारत एक बड़ा हिस्सा उनके जीवन का था तब जब भारत गुलाम था और ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ थी। तो वो आंदोलन और लेखन
आई मीन उनके लिए लेखन भी एक आंदोलन था। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बहुत सारे लेखक जो लिखते हैं आज हमारे समाज में, वो अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए लिखते हैं, अपनी विद्वता की धाक जमाने के लिए लिखते हैं, या किसी चीज़ की खोज करते हैं। बहुत ही पवित्र या जेन्युइन एक उनके अंदर झील होती है कि हम कुछ नया करें। लेकिन राहुल जी के लिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के अलावा धाकुक जमाने का तो बिल्कुल नहीं था। उनके अंदर ये था कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हम ज्ञान विज्ञान की नई जानकारी कैसे ले जाएं। आई मीन जिस दौर में वो लिख रहे थे, उस दौर में हिंदी क्षेत्र में और हिंदी की लिपि में, हिंदी देवनागरी में बहुत सारी चीज़ें थी ही नहीं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेनिन के बारे में, मार्क्स के बारे में, स्टालिन के बारे में, आप दुनिया के मार्क्सिज्म की हिस्ट्री में आप जिसको जिसको याद करते हैं, आपको मालूम है किसी के बारे में कोई हिंदी में अच्छी किताब नहीं थी। राहुल जी ने सबकी जीवनियाँ लिखी। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात कि कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं। अब उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में तो कोई हिंदी क्षेत्र में, आई मीन अंग्रेज़ी में था, मलयालम में था, बंगला में था, जहाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था उस दौर में भी, या स्ट्रांग अगर बहुत नहीं था तो कम से कम उस पार्टी या उस विचारधारा के लोग काफ़ी सक्रिय थे। हिंदी क्षेत्र में भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो काम जो राहुल जी ने किया वो बहुत दिलचस्प है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में, हालांकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो अनुवाद था बहुत पहले हो चुका था, और मेरी जो जानकारी है कि वो आचार्य नरेंद्र देव और प्रेमचंद ने मिलकर संभवतः किया था। बाद में हो सकता है कि राहुल जी का भी उसमें बाद में कभी कोई किया हो उन्होंने और काम। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल ने, अब जैसे दर्शन दिग्दर्शन उनकी किताब है, मानव समाज, पूरी वर्ल्ड, आई मीन पूरी दुनिया के फिलॉसफीज़, आई मीन दार्शनिकों के बारे में, फिलॉसफर्स के बारे में, दुनिया की तमाम दर्शन धाराओं के बारे में, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ फिलॉसफी, इस पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा मानव समाज जो किताब है कि जैसे मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जैसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी में या जो एक चिंतन है ब्राह्मणवादी चिंतन जिसको कहते हैं, उसमें यह है कि भाई मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया, ब्रह्मा ने ये किया वो किया। वो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, और वो डार्विन की थ्योरी से लेकर तमाम चीज़ें समझाते हैं, सोशियोलॉजी समझाते हैं। मतलब उस तरह से एक भौतिकवादी जो दर्शन है, सही अर्थों का भौतिकवादी, उसको वो एक तरह से बहुत ही क्रिएटिव ढंग से हिंदी पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी का ये योगदान इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एजुकेटिव है, वो इन्फॉर्मेटिव है, और वो लोगों को जगाने वाला है। जैसे कि सर आपने बात की थी गतिशीलता की, कि वो जगाने का काम करना चाहते थे नागरिकों को, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो बहुत कम जानते थे। ऐसा बहुत कम होता है, आपने खुद स्वीकारा है कि उनके बारे में जानने के लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ा। ऐसा जिस एरा में वो थे, जिस समय में वो थे, उस समय बहुत ज़्यादा माध्यम नहीं थे कहीं आने के, कहीं जाने के, और उनका जो लक्ष्य था या उनका जो उद्देश्य था बेसिकली वो ये नहीं था कि वो घूमने जा रहे हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, वो गतिशील रहना चाहते थे। और इस गतिशीलता का अर्थ सिर्फ चलना नहीं था। उन्हें 30 के लगभग भाषाएं आती थी, और ये सब भाषाएं उन्होंने बाहर जाके सीखी, क्योंकि वो कई देशों में जाकर वहाँ का कल्चर जो था उसको अडेप्ट करना चाहते थे, और चाहते थे कि लोग इस चीज़ को समझें कि गतिशीलता ये है। ये जो उनका रोल था उस समय में, 1893 में वो पैदा हुए थे, और उनका जो, जैसा हम बात कर चुके हैं कि जिस समय वो काम कर रहे थे वो आज़ादी से पहले का समय था। उस समय में इस तरह की सोच रख पाना और इसके हिसाब से काम करना बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। तो देखिए, कई बार लोग टूरिज़्म करते हैं, सैलानी बनते हैं दुनिया को देखने के लिए, तो लेकिन वो एक महज सैलानी नहीं थे। आपने बिल्कुल सही कहा, वो सैलानी, सिर्फ सैलानी नहीं थे। उनके अंदर मैं समझता हूँ कि एक उनकी यात्राओं का जो मकसद था, उनकी घुमक्कड़ी का जो मकसद था, वो कहीं ना कहीं ज्ञान और बदलाव के लिए जो एक चेतना है उसके विकास की एक वो मुझे लगता है कि एक सघन यात्रा भी थी। मैं जब बड़ा हुआ था, याद है मेरे को, जब उम्र मेरी थोड़ी सी, मैंने बच्चा नहीं रहा, मैं उम्र हो गई मेरी, तो मुझे लगता है मुझे जर्नलिज्म में आ चुका था। तब एक बार मैं लद्दाख गया, तो लद्दाख में मैं लामा युरू गया। तो मैं जब लामा युरू गया तो मैं सोचने लगा कि लामा युरू तो अब सड़क बन गई है, फिर भी इतनी सड़क दुर्गम थी, इतनी दुर्गम सड़क थी कि जाते हुए मुझे डर लग रहा था। ये बात मैं बता रहा हूँ तब जब मैं जर्नलिस्ट बन चुका था, यानी पढ़ाई के बाद।
अब कल्पना कीजिए कि राहुल सांकृत्यायन 50s के दौर में वहाँ गए, वो कैसे गए होंगे। और जीवन यात्रा में जो मैंने उनके संस्मरण लामा यूरू पर पढ़े तो पता चला कि वो कभी खच्चर पे, कभी किसी और तरह से पैदल इस तरह से जाते थे। तो आप मतलब उस व्यक्ति की जो जिजीविषा है, उस व्यक्ति के अंदर जो एक चीज़ों को तलाशने का, खोजने का और चीज़ों को जोड़ने का, तिब्बत से वो कुछ लाते हैं जी। और इसके बाद फिर वो लद्दाख पहुंचते हैं। और लद्दाख और तिब्बत के रिश्ते हम सब जानते हैं, एक ऐतिहासिकता है, एक भौगोलिक दोनों के बीच में रिश्ता भी है। तो मुझे लगता है कि वो कई चीज़ों को जोड़ते हुए चलते थे। राहुल जी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे को समझ में आती है, एक उनके विद्यार्थी होने के नाते, कि देखिए राहुल जी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लगता है कि हिंदी क्षेत्र के लिए वो कर गुजरना चाहते थे कि हम करें कुछ ऐसा जो वाकई नहीं अब तक हुआ है। तो इस अर्थ में वो बहुत परफेक्शनिस्ट नहीं थे, वो संपूर्णतावादी या पूर्णतावादी नहीं थे। वो हर काम करते थे और कर करके छोड़ देते थे कि भी ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ियाँ इसको और सुधारेंगी। जैसे बहुत सारे लेखकों का कहना है कि राहुल जी ने इतना लिखा, लेकिन कई जगह लोग बोलते हैं कि उनके हिस्ट्री में या उनकी फ़िलासफ़ी की जो राइटिंग्स हैं उसमें वो डेप्थ नहीं है जो बहुत सारे यूरोप के या भारत में भी कुछ एक जो लेखक हैं उनमें मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी को इस रूप में देखना ठीक नहीं होगा। राहुल जी परफेक्शनिस्ट नहीं हैं, राहुल जी एजुकेटर हैं, राहुल जी इनोवेटर हैं, राहुल जी इनोवेशन करते हैं, राहुल जी लोगों को जोड़ते हैं, संघर्ष की चेतना जगाते हैं। और ये महज संजोग नहीं है कि वो एक ऐसे लेखक थे जिनको कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप लेने में भी कोई गुरेज नहीं हुआ, कोई परहेज नहीं हुआ। तो इन अर्थों में वो एक बहुत ही अद्भुत ढंग के इंटेलेक्चुअल हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन साथ में वो पार्टी इंटेलेक्चुअल भी हैं, लेकिन पार्टी के गुलाम नहीं हैं। उनकी कुछ बातों पे मतभेद था कम्युनिस्ट पार्टी से, और उसमें कुछ एक ऐसी बातें हैं जिन पर मैं भी राहुल जी से सहमत नहीं हूँ। जैसे उनकी भाषा को लेकर जो विचार थे, मैं भी निजी तौर पे बहुत सारे उनके मुद्दों से सहमत नहीं हो सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सहमत हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी जेन्युइननेस, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनको जब लगा तो उन्होंने अपने को धीरे धीरे काटा। हालांकि उस पर भी विवाद है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको पहले निकाला या वो उन्होंने छोड़ा, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता उन्होंने नहीं किया। और हिंदी क्षेत्र की जनता को, क्योंकि वो इतनी भाषाएं जानते थे, आपने स्वयं ही कहा, और मैं जानता हूं कि कम से कम भले ही वो 2 दर्जन 3 दर्जन भाषाएं जानते थे, लेकिन 1 दर्जन भाषाओं पर तो उनका अधिकार था ठीक ठाक, लेकिन सर्वाधिक काम उन्होंने हिंदी में किया। वो ये भी जानते थे कि अंग्रेजी में करके पूरी दुनिया में उनका शोर या उनको बहुत प्रतिष्ठा मिल सकती है, रॉयल्टी बहुत मिल सकती है, लेकिन उन्होंने हिंदी में ज़्यादा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये बेचैनी की हिंदी क्षेत्र की जनता में वो चेतना नहीं है, वो जागृति नहीं है, वो वैज्ञानिक चिंतन अभी नहीं आया है, फ्यूडल डोमिनेंस बहुत है। तो इस तरह से उन्होंने स्त्रियों के मामले में, उन्होंने दलितों के मामले में, उत्पीड़ित समाज के बारे में तमाम चीज़ें लिखी और यात्राओं के जरिए बहुत सारी चीज़ों को सामने लाया। तो मुझे लगता है कि उनका काम समाज को शिक्षित करना था, बदलाव के लिए तैयार करना था, और एक क्रांतिकारी परिवर्तन के वो बौद्धिक पुरोधा की तरह नजर आते हैं। ये हैं राहुल सांकृत्यायन। ये राहुल जी की किताबें हैं जो इस प्रदर्शनी में रखी गई हैं। इसमें सबसे मुख्य किताब है मध्य एशिया का इतिहास, जिसके लिए राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा ये प्रदर्शनी जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पटना म्यूज़ियम से लाई गई हैं। पटना म्यूज़ियम में लगभग 3,000 आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स हैं जो अपनी तिब्बत और विभिन्न यात्राओं के दौरान राहुल सांकृत्यायन अपने साथ लेकर आए थे। पटना म्यूज़ियम के सहयोग से ये सब सामान, इनमें से कुछ आइटम्स यहाँ दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में रखे गए हैं। इनकी झलक आप देख सकते हैं। जैसा कि हमें उर्मिलेश जी ने बताया कि वो चाहते थे कि लोग जाने, उनका सिर्फ उद्देश्य एक सैलानी का नहीं था। वो चाहते थे जिस देश में वो जा रहे हैं, जिस जगह वो जा रहे हैं, वहाँ से वो जो कुछ सीख रहे हैं या वो जो भी चीज़ें जान रहे हैं, उसका एक टुकड़ा वो लोगों को दिखा सकें, लोगों को बता सकें कि उन्होंने ये सीखा है, ये नई चीज़ देखी है। फ्यूचर जनरेशन, जो जनरेशन अभी चल रही है, वो क्या सीख सकती है राहुल जी से?
क्या हाँ। आपने जब उन पर काम किया तो आपको लगा? राहुल जी जैसे सभी जानते हैं कि वो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके आए थे, संस्कृत और टिबेटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंड अभी भी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स पे कोई स्टडी नहीं हुआ है। सो जो फ्यूचर जो हमारे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, स्पेशली आई विल से इंडियन स्कॉलर्स, क्योंकि बाहर फिर भी बहुत काम हो रहा है इस सब्जेक्ट पे, बट जो इंडियन स्कॉलर्स हैं वो दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट हिज नेम, दैट इज़ रियली स्ट्रेंज, यू नो। तो इन जो अभी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको जो उनका एक एंथुजियाज़म था, जो एक ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। द वेरी रीज़न इज़ दैट कि वो बाहर गए, इतना उन्होंने उस टाइम में इतना संघर्ष किया और उनके अंदर एक जज्बा था, यू नो, एक नॉलेज को गैदर करने का, सो दैट यू नो जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो अभी हमारी जनरेशन्स हैं, वो और काम कर सकें इन चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल द रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ऑल्सो दीज थंका पेंटिंग्स, इन पेंटिंग्स पे भी कोई रिसर्च अभी नहीं हुआ है। अभी हमारा एक कॉन्फ्रेंस भी था जिसमें काफ़ी स्कॉलर्स आए बाहर से भी, एंड इवन इंडियन स्कॉलर्स जो इस पे काम कर रहे हैं। बट मैं कहना चाहूँगी, बट यू नो जो ये यंग स्कॉलर्स हैं, जो मेरी जनरेशन है, बहुत कम स्कॉलर्स थे उस कॉन्फ्रेंस में भी। ये वो तिब्बतियन पेंटिंग है जो वो लेकर आए थे। इसमें बौद्ध कल्चर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दर्ज हैं इन तमाम पेंटिंग्स में, इन्हें आप देख सकते हैं, जो राहुल जी अपने साथ लेकर आए थे तिब्बत से। बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें जब नालंदा में रखी गई थी तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, पर उसके बावजूद ये सब बचा रहा, जिसे पटना म्यूज़ियम के सहयोग से इस प्रदर्शनी में रखा गया है। इस प्रदर्शनी को आप 14 अप्रैल 2018 तक देख सकते हैं। ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में रखी है। काफ़ी लोग आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं और लोगों ने बहुत ही प्रेज़ किया है और वो ये चाहते भी हैं इसको फर्दर एक्सटेंड भी हो, क्योंकि लोगों को जो राहुल संकृतायन के बारे में मालूम नहीं था, ख़ास करके उनकी जो ये कंट्रीब्यूशन था, जो ऑब्जेक्ट्स ही ब्रॉट फ्रॉम टिबेट, सो दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। So, you know, the people, the scholars, the students, those who came here, they were really, you know, rather say they were very overwhelmed to see this exhibition. They are very happy. आई एम टोटल कॉन्फिडेंट। जो जब वो गए हैं एग्जीबिशन देख के, तो उन्होंने सिर्फ एक मेमोरी लेके नहीं गए, जो राहुल संकृतायन का जो इतना बड़ा काम था और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, उनकी जो किताबें इतनी लिखी थी, वो सब लोग व्याकुल थे। दे आर ऑल ईगर टू नो। और काफ़ी उन लोगों से ये भी डिमांड आ रही थी, जो भाई राहुल संकृतायन जी ने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं, क्यों ना हम उसके प्रदर्शन इधर करें। तो लोगों में एक अवेयरनेस तो था ही था, और वो जो जब गए तो टोटली दे वर, यू नो, एनरिच्ड विद द नॉलेज।